हदबंदी कमीशन ने जम्मू कश्मीर असेंबली सीटों को बढ़ाने से मुतल्लिक तजावीज से दी आगाही। जम्मू सूबे को 6, कश्मीर को महज 1 सीट बढ़ाने की तजवीज। शेड्यूल ट्राइब को 9, शेड्यूल कास्ट के लिए 7 सीटें मखसूस रखने की तजवीज। दिल्ली में हदबंदी कमीशन की मीटिंग में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी भी रहे शामिल। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को जम्मू कश्मीर की बेशतर सियासी जमातों ने किया रद्द। महबूबा मुफ्ती ने कहा, खदशात पहले ही जाहिर किए थे कि अवाम को लड़ाया जाएगा। उमर अब्दुल्ला ने सिफारिशात का मसवदा बताया 2011 की मरदूम शुमारी डेटा के बरक्स। सजाद लोन ने नाकाबिल कबूल बताकर मसवदा को जमहूरियत पर यकीन रखने वालों के लिए बताया बड़ा सदमा। अल्ताफ बुखारी ने भी सिफारिशात को किया मुस्तरद। और जम्मू कश्मीर में पीडीडी मुलाजमीन के एहतजाज से शहर देहात में बिजली का निजाम दरहम बरहम। एहतजाजी मुलाजमीन और सरकार के दरमियान बातचीत का सिलसिला भी जारी। एहतजाजी मुलाजमीन ने मांगे पूरी न होने तक एहतजाज जारी रखने का दोहराया अज़्म। कई पावर प्रोजेक्ट्स की बहाली के लिए फौज की खिदमात हुई हासिल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोपहर के 4 बज चुके हैं। श्रीनगर के स्टूडियो से बराह रास्त मैं आपका मेजबान मीर हिलाल हांजुरी आपकी खिदमत में हाजिर। मुख्तलिफ और दिलचस्प खबरें आ रही हैं इस स्पेशल रिपोर्ट में, जो हम खुलासे के साथ आप तक पहुंचाएंगे। अहम खबर, जम्मू कश्मीर के अंदर 17 तारीख से ही पीडीडी के एम्प्लॉयज जो है वो एहतजाज पर है, हड़ताल पर है, काम छोड़ हड़ताल पर है। पूरे जम्मू और कश्मीर के अंदर जो बिजली का निजाम है वो दरहम बरहम होकर रह गया है। हालांकि इस दौरान मीटिंगें भी चली हैं एडमिनिस्ट्रेशन और पीडीडी एम्प्लॉयज के दरमियान, लेकिन अभी किसी हतमी फैसले पर नहीं पहुंचे हैं। सूरत हाल जम्मू कश्मीर के अंदर दीगर गो है। मुख्तलिफ जो अंजुमन हैं, खासतौर पर जो एम्प्लॉयज एसोसिएशन हैं, वो अब उन्हें सपोर्ट कर रही हैं और यहां तक कि सियासी जमातें भी पीडीडी एम्प्लॉयज के सपोर्ट में आ गए हैं। लेकिन उससे पहले दिल्ली के अंदर आज डिलिमिटेशन कमीशन की मीटिंग हुई है और इस मीटिंग में जो कुछ निकलकर सामने आया है उससे जम्मू कश्मीर के अंदर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। दरअसल डिलिमिटेशन कमीशन की जानिब से आज दिल्ली के अंदर अशोका होटल में एक मीटिंग हुई है, जिसमें जम्मू कश्मीर की जानिब से मुख्तलिफ सियासी अंजुमनें, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के 2 एमपीज और कश्मीर से ताल्लुक रखने वाली नेशनल कॉन्फ्रेंस के डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और रिटायर्ड जस्टिस हसनैन मसूदी भी इस मीटिंग में शामिल हुए। और इस मीटिंग में जो प्रपोजल दिखाया गया, जो आज तक वर्कआउट किया गया है, जो आज तक होमवर्क किया गया है सीटों को बढ़ाने के हवाले से, उस पर खुलासा किया गया है। आपको याद ही होगा कि पार्लियामेंट के अंदर 7 सीटें बढ़ाने की तजवीज उसी वक्त कही गई थी और उन 7 सीटों में जो डिलिमिटेशन कमीशन ने अभी तक फरमान सुनाया है उसमें यही प्रपोजल है कि 6 सीटें जम्मू के अंदर बढ़ेंगी, यानी ये 6 सीटें असेंबली के अंदर जम्मू के बढ़ सकती हैं। और उसके साथ साथ उन्होंने कश्मीर के लिए सिर्फ महज 1 सीट बढ़ा दी है। यह डिलिमिटेशन कमीशन की तजवीज जो है रखी गई है। इसके मुताबिक जम्मू कश्मीर के अंदर जो सीटें हैं, कश्मीर को 47 और जम्मू को 43 आ रही हैं। इतना ही नहीं, बल्कि जो शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल ट्राइब के लिए 9 सीटें मखसूस रखी गई है इस डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात में या उसके मसवदे में। 7 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए रखी गई है। जो दर्जा फहरिस्त जातें हैं उनके लिए 7 सीटें मखसूस कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, बल्कि एसोसिएशन को जो एस्टेट मेंबर्स है उनसे कहा गया है, एस्टेट मेंबर्स वही आते हैं जो इसमें एमपीज वगैरह हैं, तो उसमें कहा गया है कि आप 31 दिसंबर तक इन तजावीज को पढ़ें और उसके बाद अपनी आरा से आगाह कमीशन को किया जाए। तो इस तरह से जो दिल्ली के अंदर अशोका होटल के अंदर जो ये मीटिंग हुई है उसमें जो रिकमेंडेशंस आई है या जो प्रपोजल्स डिलिमिटेशन कमीशन की जानिब से आई है, भारतीय जनता पार्टी ने उसका वेलकम किया। लेकिन कश्मीर के आते आते हम देख रहे हैं कि उस पर सियासी हलचल तेज हो गई है और सियासी हलचल तेज होते हुए महबूबा मुफ्ती ने सबसे पहले इस पर ट्वीट ठोका और महबूबा मुफ्ती ने इस डिलिमिटेशन कमीशन की सिफारिशात को पहले ही रद्द किया और उसके बाद
ट्वीट किया और कहा कि हदबंदी कमीशन के बारे में मेरे खदशात गलत नहीं थे कि मरदूम शुमारी को नजरअंदाज करके एक खित्ते को 6 और दूसरे खित्ते को 1 सीट बढ़ाने की तजवीज देकर लोगों को एक दूसरे के खिलाफ करेंगे और लड़ाएंगे। यह महबूबा मुफ्ती ने पिछले कुछ दिनों से ये बोला था कि यहां पर गुजर को पहाड़ी के साथ, जम्मू को कश्मीर के साथ, शिया को सुन्नी के साथ लड़ाया जाएगा। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि जो मेरे खदशात थे अब उसी के ऐन मुताबिक डिलिमिटेशन कमीशन की जानिब से सिफारिशात दी गई हैं। तो इस तरह से बरमला जो इजहार किया गया है महबूबा मुफ्ती की जानिब से, उन्होंने कहा कि ये जो हदबंदी कमीशन का प्रपोजल है ये लोगों को बांटने के बराबर हैं। लेकिन महबूबा मुफ्ती का ही नहीं, उमर अब्दुल्ला की जानिब से भी इस पर ट्वीट आया है और उमर अब्दुल्ला का क्या ट्वीट आया है वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। और उमर अब्दुल्ला ने इस पर ट्वीट किया और कहा कि जम्मू कश्मीर की हदबंदी कमीशन की सिफारिशात का मसवदा नाकाबिल कबूल है, यानी सिरे से ही उन्होंने इसे रद्द कर दिया है। और उन्होंने कहा कि साल 2011 की मरदूम शुमारी के एजाज शुमार के मुताबिक, यानी जो डेटा 2011 की सेंसस के मुताबिक अवेलेबल है उसके मुताबिक ये सिफारिशात नहीं है, बल्कि जम्मू को 6 और कश्मीर को 1 निशस्त बढ़ाने की तजवीज उमर अब्दुल्ला ने नाकाबिल कबूल बताया और कहा कि यह 2011 की मरदूम शुमारी के डेटा के बरक्स है और उसकी वायलेशन है। सोशल मीडिया साइट पर यानी फेसबुक पर उमर अब्दुल्ला ने मजीद कहा है कि न सिर्फ यह उसकी वायलेशन है बल्कि उन्होंने कहा कि डिलिमिटेशन कमीशन ने जो हक था उस पर मबनी रिपोर्ट जाहिर किया, बल्कि उन्होंने कहा कि यह एजेंडा है भारतीय जनता पार्टी का जिससे आज डिलिमिटेशन कमीशन ने पूरा किया। उसके बाद सज्जाद गनी लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस की जानिब से उनका ताल्लुक है, चेयरमैन है पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, उन्होंने भी इसे सिरे से ही रद्द किया है। और सज्जाद गनी लोन का जब ट्वीट आया तो जोरदार आवाज में उन्होंने जो अल्फाज उन्होंने लिखे थे उसका जो अर्थ है अंग्रेजी में लिखा गया ट्वीट है और उसमें उन्होंने लिखा था हदबंदी कमीशन की सिफारिशात बिल्कुल नाकाबिल कबूल है और वो तासुब के शिकार हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि जमहूरियत पर यकीन रखने वालों के लिए ये एक बड़ा सदमा यानी बड़ा शौक है। ये सज्जाद गनी लोन का ट्वीट आया और उन्होंने कहा कि ये जमहूरियत पर यकीन रखने वालों के लिए इससे बड़ा कोई सदमा नहीं हो सकता है। तो इस तरह से बेशतर पॉलिटिकल पार्टी जो जम्मू कश्मीर की हैं उन्होंने इससे सिरे से ही नकारा। हालांकि कांग्रेस का रिएक्शन अभी आना बाकी है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 70 साल के बाद इंसाफ हुआ है, जो रीजनल इंबैलेंस है उसे खत्म किया गया है, ये भारतीय जनता पार्टी का मानना है। लेकिन जो उमर अब्दुल्ला हो, महबूबा मुफ्ती हो या सज्जाद गनी लोन हो या अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी का रिएक्शन हो, और सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने भी इससे सिरे से ही नकार दिया है और उन्होंने कहा कि वो इसे नाकाबिल कबूल समझते हैं और उन्होंने कहा कि इसमें भी डेटा का कोई ख्याल नहीं रखा गया है। तो इस तरह से कश्मीर बेस्ड जो भी कोई पॉलिटिकल पार्टी है उन्होंने इस डिलिमिटेशन कमीशन की इन सिफारिशात को सिरे से ही रद्द कर दिया है। अल्ताफ बुखारी क्या कहते हैं आइए देखते हैं। बताऊंगा, अभी ये एक ड्राफ्ट प्रपोजल आया है, वी रिजेक्ट दिस। ये पहले ही हम बिल्कुल इसको मुस्तरद करते हैं और हाँ, हमें उम्मीद है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें इंटरवीन करेगी और हक और इंसाफ पे मबनी कमीशन की सिफारिशात जो फाइनल सिफारिशात होंगी होनी चाहिए, नंबर 1। इसके साथ ही मैं आज बड़ा एक आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं, कहते हैं ना वो बिल्ली बैग से बाहर है, द कैट इज आउट ऑफ द बैग। आज पता लगी नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के कितने गहरे मरासिम हैं। आज जब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ऑल ऑफ अ सडन डिसाइड किया कि हम जाएंगे, पहले कहते थे कि अगर डिलिमिटेशन कमीशन में जाएंगे तो वो हो गया कि एक्सेप्टेंस ऑफ 5 अगस्त 2019 के फैसले की। आज उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा क्योंकि शायद कहीं पे इन लोगों को आपस में अंडरस्टैंडिंग थी कि क्या क्या करना है और कैसे करना है। मैं जितनी मज़ामत हो सकती है इन दोनों पार्टियों की करता हूं कि इन्होंने लीगल मैंडेट का कोई ख्याल नहीं रखा और जिस तरह से ये एक खित्ते को दूसरे खित्ते से लड़ाना चाहते हैं, ये भी बहुत ही बदकिस्मती की बात है। और मैं जम्मू कश्मीर के अवाम से अपील करता हूं कि अपने जज्बात को काबू में रखिए और इंशाल्लाह इंसाफ होगा, इंसाफ पे मबनी।
चलिए, सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी उन्होंने इस डिलिमिटेशन की इस तजवीज़ को, इस मसवदे को सिरे से ही नकारा है और उन्होंने कहा कि ये नाकाबिल कबूल है। मरकजी सरकार से उन्होंने अपील की है कि वो इसमें इंटरवीन करे और जो हक है जम्मू कश्मीर के लोगों को, खास तौर पर जो कश्मीर के लोगों को अपना हक बनता है डेटा सेंसस साल 2011 के मुताबिक, वो उन्हें मिलना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर भी काफी बड़ा वार किया है। लेकिन गुलाम नबी लोन हांजुरा जो कि पीडीपी के जनरल सेक्रेटरी है, उन्होंने डिलिमिटेशन को लेकर क्या कुछ कहा है, उनका ऑफिशियल स्टेटमेंट आया है और उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही कहा था कि यह कमीशन डिलिमिटेशन कमीशन नहीं है बल्कि ये बीजेपी का कमीशन है। तो इस तरह से उन्हें कोई तवक्कात ही नहीं थे कि यहां से हक पर अपनी कोई रिपोर्ट आएगी। हांजुरा क्या कहते हैं, आइए देखते हैं। कि जहां तक ये अगर ये सही है कि 6 सीटें जम्मू में बढ़ रही हैं, 1 सीट कश्मीर में बढ़ रही है, तो कश्मीर के लोगों के साथ ये नाइंसाफी है और मुझे लगता है कि यही इनका मकसद था, वो मकसद ये पूरा करना चाहते हैं। तो एसटी और एससी का जहां तक ताल्लुक है, उनको भी हक है, उनको भी मिलनी चाहिए सीटें, लेकिन ज्यादा सीटें जम्मू को बढ़ना ये नाइंसाफी है कश्मीर के साथ। कि अभी तो डिलिमिटेशन का ये तो प्रपोजल है, अभी तो हम नहीं कह सकते, ये फाइनल डिसीजन उनका नहीं है। जब फाइनल डिसीजन उनका आएगा तो तब हम सोचेंगे इस बारे में कि हमें कोर्ट में जाना चाहिए या क्या करना चाहिए, कानूनी तौर लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। वो तो तब हो सकता है जब ये डिलिमिटेशन कमीशन का पूरा सामने आ जाएगा। मुझे लगता है कि जहां तक ये अगर ये सही है। नाज़रीन, आप जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो महकमा पीडीडी के अंदर काम करने वाले बिजली मुलाजमीन जो है वो 17 तारीख की रात के 12 बजे के बाद एहतजाज पर चले गए हैं। उनकी 4 डिमांड्स हैं, बड़ी डिमांड्स, और उनका मानना है कि जब तक ये डिमांड्स पूरी हो जाएंगी तब तक उनका एहतजाज जारी व सारी रहेगा। जम्मू के अंदर भी उनका एहतजाज जारी है और कल से ही हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ अदबार बातचीत के जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके और बिजली मुलाजमीन के दरमियान चले हैं, लेकिन हर कोई बातचीत का अमल अभी तक नाकाम ही नजर आ रहा है। हालांकि आज सुबह से ही ये मीटिंगें शुरू थी और इन मीटिंगों में डिविजनल सतह के जो अफसरान हैं वो एंगेज हो रहे हैं पीडीडी एम्प्लॉयज के साथ, लेकिन अभी तक कोई आउटकम जो है, मजबूत आउटकम नजर नहीं आ रहा है। कल से ही बिजली के मुलाजमीन ये कहते हैं कि जब तक न 4 मांगे उनकी पूरी हो जाएंगी तब तक वो अपने काम पर नहीं लौटेंगे। लेकिन कल शाम ही हमने देखा कि बेशतर जो बड़े बड़े बिजली प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहाल करके फौज के हवाले कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर डिविजनल कमिश्नर जम्मू ने फौज को एक खत लिखा जिसमें उन्होंने एसेंशियल सर्विसेज की बहाली के लिए फौज की खिदमत तलब की और उसके फौरन बाद ही फौज मुख्तलिफ स्टेशन पे, मुख्तलिफ बिजली स्टेशन पर चले गए और वहां पर उन्होंने अपना कामकाज संभाला। लेकिन क्या उससे आम लोगों की जरूरत पूरी हुई? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फौज ने इन इदारों को या इन बिजली प्रोजेक्ट्स को बहाल करने के लिए जो काम किया है वो सिर्फ बिजली प्रोजेक्ट्स ही हैं। लेकिन जमीनी स्तर पर अगर कहीं पर पोल गिरा है उसको ठीक कौन करेगा, अगर फ्यूज उड़ा है उसको कौन ठीक करेगा, अगर तार कहीं पर नीचे गिरी है उसको ठीक कौन करेगा, ये मुसीबतें, ये मुश्किलात अभी भी लोगों को है। कश्मीर हो या जम्मू हो, लोगों को गुनागू मुश्किलात से दो चार होना पड़ रहा है। और कश्मीर के अंदर हम देख रहे हैं कि बेशतर जो छाती के अमराज हैं वो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स पर डिपेंडेंट है और जब बिजली नहीं मिलती है तो ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स भी नाकारा हो जाते हैं और बेमाने हो जाते हैं। नतीजा यह है कि ऐसे अमराज को जिन्हें सांस लेने की तकलीफ है उन्हें काफी सारी मुश्किलात का सामना है। शहर हो या गांव हो, वादी कश्मीर के अंदर बिजली की मुतासिर सिस्टम से हाहाकार मची हुई है और एडमिनिस्ट्रेशन दावे कर रही है कि वो बहुत हद तक इसको रेस्टोर करने में कामयाबी हुई है और बहुत जल्द इसको कामयाब भी किया जाएगा। लेकिन जम्मू के अंदर जो सूरत हाल बनी हुई है, अब बाज़ाब्ता तौर पर मुख्तलिफ कॉलेज के अंदर जो लोग आईटी के साथ जुड़े हुए हैं, इलेक्ट्रिकल के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी खिदमत भी अभी तलब की जा रही है और बाज़ाब्ता कहा जाता है कि वो इंटर्नशिप करके अब इन बिजली स्टेशन पे काम कर सकते हैं। लेकिन क्या इस अमल से सरकार कोई फायदा हासिल कर सकती है? कई ये अमल इसकी तरफ तो नहीं ले जा रही है, ये नोशन तो नहीं दी जा रही है कि सरकार अपने
मौक़िफ़ पे कायम है और वो बिजली मुलाजमीन की ये मांगे पूरी करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं इस तरह से आउटकम तो नहीं निकल रहा है, लेकिन जम्मू के अंदर जो आज मीटिंगें हुई हैं और उन मीटिंग के बाद अब लग रहा है कि कहीं ना कहीं जो मुलाजमीन है उनके गुफ्तार में भी नरमी आ रही है। कल के मुकाबले में आज उनके गुफ्तार में नरमी आ रही है। सचिन टिक्कू जो कि पीडीडी एम्प्लॉयज के प्रेसिडेंट है जम्मू के अंदर, उन्होंने भी गुलिस्तान न्यूज और बाकी मीडिया इदारों के साथ बात की और दीगर जो लोग हैं जो आज मीटिंग का हिस्सा बने हैं उसमें उन्होंने मीटिंग में शिरकत करने के बाद क्या कुछ कहा है मीडिया के साथ बात करते हुए, आइए आपकी नजर करते हैं। हमें भी सोचना पड़ता है, एडमिनिस्ट्रेशन भी सोच रही है, हम भी अपने तरीके से सोच रहे हैं और जो म्यूचुअली डिस्कस करके प्रशासन का कहना है कि 80% ग्रिड्स जो हैं वो रिस्टोर हो गए हैं। आपके पास क्या जानकारी है? बहुत अच्छी बात है। हम तो चाहते नहीं थे कभी भी, हम तो सप्लाई को मेंटेन थी तभी चल रही थी ना सप्लाई मेंटेन। क्या पॉसिबिलिटी है कि मामला कब तक रिजॉल्व होने वाला है? मतलब इसमें आप भी कुछ सॉफ्ट अभी नहीं, मैं ऐसी बात कर रहा हूँ कि अभी मैं कोई भी बात ऐसी करके गवर्नमेंट अगर कुछ अच्छा कुछ सोच रही होगी तो मैं उनको क्यों डिस्टर्ब करूं? अभी आपकी तरफ से एक कदम पीछे लिया जाए? नहीं, हमारी तरफ से जो हमारी डिमांड्स है वो लेजिटिमेट है और उन्हीं के ऊपर बात। हम उम्मीद करते हैं कि गुड सेंस प्रिवेल करना चाहिए और समाधान निकलना चाहिए। क्या खास बात है, किस तरीके से? जो हमारी डिमांड है, हमारी डिमांड फाइनेंशियल नहीं है, इसलिए जो हमारी डिमांड है वो नीतिगत है, तो उस मांग को ही सरकार को मानना चाहिए। जिस तरह से लाइट कुछ जगह पे बंद है या पूरा, क्या आगे रिस्टोर हो पाएगी? जिस तरह बिल्कुल, अगर सरकार अभी हमारी मांगों को मान लेती है, हम ड्यूटी पर जाएंगे। मैंने कल भी एश्योर किया था, आधे घंटे में नॉर्मल सी हम पूरे जम्मू कश्मीर में रिस्टोर करेंगे। जिस तरह से आर्मी ने ग्रिड स्टेशन आपने रख ली है, क्या उस पर क्या? उस पर कुछ नहीं कहना। आर्मी के लोग, हमारे देश की आर्मी है, आर्मी के लोगों का वेलकम है, तो सरकार की व्यवस्था है, कोई आर्मी की व्यवस्था नहीं है, सरकार की व्यवस्था। सरकार अल्टरनेटिव अरेंजमेंट कर रही है, तो मुझे उस पर कोई टिप्पणी नहीं। आपने कहा कि पॉजिटिव साइन जो है वो अंदर से मिले हैं, लेकिन जो भी होगा राइटिंग में होगा, कोई वर्बल उस पर कुछ नहीं होगा। जो बात यह है कि अभी सेक्रेटरी लेवल पे बात चली थी, उन्होंने फाइनेंस के लोगों से हमारे जो पे का इशू था उस पर डिस्कशंस की हैं। उन्होंने हमारी बातों को गौर से सुना है। उन्होंने बोला कि अभी हम अपने सेक्रेटरी लेवल पे भी बात कर लेते हैं कि आपकी डिमांड्स का, उसके 1 घंटे बाद दोबारा मिलते हैं। तो उन्होंने हमारे प्रपोजल सुने हैं, तो उसके बाद वो क्या लेके आते हैं, हमारी बातों को कितना मानते हैं, उसके बाद ये जम्मू का सूरत हाल है। जम्मू के अंदर जो मुलाजमीन कह रहे हैं और मुलाजमीन के जो सरबराह हैं वो क्या कह रहे थे, हमने आपकी खिदमत में उनके ख्यालात का यहाँ पर इजहार किया। लेकिन साथ ही साथ कश्मीर के अंदर भी बेमिना में हम देख रहे हैं कि जो मुलाजमीन अंजुमन पीडीडी की जो मुलाजमीन अंजुमन है उनकी कॉल पर एहतजाज है। सारे मुलाजमीन यहाँ पर जमा हो चुके हैं और यहाँ पर भी उन्होंने जो 4 मांगे दोहराई हैं एक बार फिर से, जिसमें उन्होंने खासतौर पर कहा है कि जो तनख्वाहें उन्हें हासिल हो रही हैं वो पीडीडी के बाद पीडीसी में गए हैं, डेप्यूटेशन पे काम कर रहे थे, लेकिन वो चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहें ठीक उसी तर्ज पे चले जिस तरह बाकी डिपार्टमेंट्स की तर्ज पे चल रहे हैं और जो पीडीडी महकमे के अंदर डेलीवेट्स हैं उनकी मुस्तकिली भी हो जाए। न सिर्फ इतना बल्कि अहम चीज इसके अंदर यह भी देखा गया है, जो जॉइंट वेंचर का मैकेनिज्म दिखाया गया है, क्योंकि अब जो पीडीडी डिपार्टमेंट के असासे हैं उस पर अब जब से जॉइंट वेंचर में काम करने की बात हुई है और पावर ग्रिड्स के साथ जॉइंट वेंचर में जाने की जो बात हुई है उस पर कुछ आदाद शुमार जो ये लोग बता रही हैं वो काफी दिलचस्प है। इन मुलाजमीन को हम सुनेंगे, क्योंकि ये कहते हैं कि जो यहां पर आप जॉइंट वेंचर में या निजकारी जिसे हम कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन जिसको हम कहते हैं कि बिजली महकमे की हो गई है, उस पर इनका मानना है कि 50% शराकतदारी अब प्राइवेट कंपनी की रहेगी और उनका कहना है कि यह किसी भी तौर पर जम्मू कश्मीर के लिए ठीक नहीं है। एक तो जम्मू कश्मीर के असासों के साथ सौदा है, यह उनका इल्जाम है। दूसरा उनका इल्जाम यह भी है कि इसमें जो तादाद है या जो इसमें परसेंटेज है ऐसे लोगों की जो इसमें एम्प्लॉयमेंट हासिल कर सकते, और उनका मानना है कि उसमें भी 50% का जो हिस्सा है वो कंपनी को मिलेगी और कंपनी अपने मर्जी पर किसी दूसरे स्टेट के लोगों को भी यहां पर लाएगी। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स जिस पर एनएचपीसी के साथ ज्वाइंट वेंचर में स्टेट गवर्नमेंट ने काम किया है और उसमें इनके पास डेटा है कि 281 पोस्ट्स हैं, यानी 281 असामियां यहां पर है और इन लोगों का मानना है कि उन 281 पोस्ट में से सिर्फ 9 ऐसे लोग हैं, यानी इन 281 नौकरियों में
जो अभी तक फिलअप हुई हैं उसमें सिर्फ जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले 9 लोग हैं, यानी 9 लोगों को ही सिर्फ ये नौकरियां मिली हैं और बेशतर हिस्सा इसका जो है वो स्टेट से बाहर हुआ है और ये जम्मू कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के हक में नहीं है। और इस पर उन्होंने कहा कि चिनाब वैली पावर प्रोजेक्ट्स का व्हाइट पेपर अगर इश्यू हो जाता तो हमें भी बताया जाता कि एक एक्सपेरिमेंटल बुनियाद हमारे लिए वो बन जाती कि जो आपने एनएचपीसी के साथ उसकी शराकतदारी की है उसका व्हाइट पेपर जारी करते हुए हमें भी, लोगों को भी समझाया जाता कि इसका फायदा क्या कुछ है। श्रीनगर के बेमना के अंदर जो ये एहतजाज कर रहे लोग थे, उन्होंने हमारे साथी सईद तजुबल के साथ बात करते हुए क्या कहा, आइए देखते हैं। मैं मुलाजिमों की बात करूंगा, अगर जॉइंट वेंचर हो गया, हमको प्लेट पे रखना है अपना 50% पावर ग्रिड ऑफ इंडिया को, यानी कि हमारी 50% ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी उनके पास, हमारे 50% एसेट्स भी उनके पास। उसके अलावा जो हमारी दूसरी मांग थी, जो बड़ी इंपॉर्टेंट मांग थी, कि हम भी कॉर्पोरेशन में काम कर रहे हैं लेकिन डेपुटेशन पे है, सरकारी मुलाजिम है हम, तो हमारी सैलरी बाकी डिपार्टमेंट की तरह ट्रेजरी से आए। आप ये फैसला कैसे देखते हैं कि अब आप उन रिसीव स्टेशंस और बाकी जगहों पे नहीं है तो आर्मी का एक वर्कर? देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट बात है। आर्मी का काम कुछ और है, उनको सरहदों पे रहना है, मुल्क की हिफाजत करनी है। अगर हम ग्राउंड लेवल पे देखें, अगर कोई ट्रांसमिशन लाइन गिर जाती है या फॉल्ट आ जाता है तो टेक्निकली वो निकाल नहीं सकते हैं, क्योंकि जो उनका काम है वो बेचारे तो उनसे कासिर हो जाएंगे। और ऐसा काम उनके हाथ में दे दिया गया जिसके लिए प्रोफेशनल होना पड़ेगा, या तो इंजीनियर होना पड़ेगा आपको, या टेक्नीशियन होना पड़ेगा, या लाइनमैन होना पड़ेगा, तभी आप वो प्रोफेशनली वो काम कर सकते हो। जो ये डिसीजन है, जो ये पॉलिसी अगर रिवोक करनी है, चाहे हम पीडीएल टीडीएल की रेगुलराइजेशन ले लें, जॉइंट वेंचर शेल्फ करना ले लें, हमारी सैलरीज वापस बजटरी एनेबल कर दें, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब हमको एश्योरेंस दे सकते हैं। तो अभी की टाइम पे वो ना बाय लेटर ना फिजिकली हमसे मुलाकात हुए हैं, जब तक वो नहीं आएंगे सामने, हमारे सामने, हमको एश्योर नहीं करेंगे, लिखित नहीं देंगे। चलिए, मुलाजमीन यही कहते हैं कि वर्बली कुछ नहीं चलेगा। 2 साल से हम सरकार के साथ इस तरह की मीटिंगें कर रही हैं, छोटे छोटे एहतजाज भी कर रही हैं, सरकार को गोश गुजार भी करा रहे थे, लेकिन आज तक सरकार ने सुना नहीं। लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई कि अब फौज को तलब करना पड़ा और इसमें लग रहा है कि सरकार की जानब से भी नॉन सीरियसनेस कहीं ना कहीं दिखाई गई है। सरकार की जानब से जो ज्वाइंट वेंचर का निजाम कायम करने की बात की जा रही है, सरकार ये कहती है कि ये एक नई पॉलिसी है और इसके तहत जम्मू कश्मीर को 24 घंटा बिजली देने का उन्हें हदफ है। और इस दौरान उनका यह भी मानना है कि यह वक्त की बहुत जरूरत है और यह सिर्फ जम्मू कश्मीर में नहीं है बल्कि दूसरी रियासतों में भी है। यह सरकार का मौकिफ है। लेकिन जो पीडीडी की एम्प्लॉयज एहतजाज कर रही हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर, अब धीरे धीरे उनका सपोर्ट भी बढ़ रहा है। पहले वो सिर्फ पीडीडी के एम्प्लॉयज यहां पर एहतजाज कर रहे थे और उसके बाद हमने देखा कि नेशनल हुकूमत पे भी उन्हें अब सपोर्ट मिल रहा है। लगभग 20 जो स्टेट्स है हिंदुस्तान की, वहां से उन्हें सपोर्ट एक्सटेंड किया गया है। बल्कि नेशनल लेवल पर भी जो पीडीडी के साथ जो काम करने वाले लोग हैं उन्होंने उन्हें अपनी हिमायत एक्सटेंड की है और 21 से 22 के दरमियान उन्होंने कॉल का भी एहतजाजी कॉल का भी उन्होंने ऐलान किया है। न सिर्फ इतना बल्कि जम्मू कश्मीर के अंदर जो मुख्तलिफ एम्प्लॉयज अंजुमने हैं और उनको चलाने वाली ईजैक है, जो एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी है, उनकी जानिब से भी अब रिएक्शन आया है और उन्होंने भी अपना स्टैंड जो है वो क्लियर किया है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले ही इनकी हिमायत का ऐलान किया था, लेकिन अब अगर जरूरत पड़ी तो तमाम मुलाजमीन यानी एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के बैनर तले जितने भी मुलाजमीन हैं वो भी पीडीडी के हक में एहतजाज करने के लिए सड़कों पर आ सकते हैं। मोहम्मद रफीक रातर इस हवाले से क्या कुछ कहते हैं, जो कि एम्प्लॉयज ज्वाइंट एक्शन कमेटी के सदर हैं। आइए उन्हीं की जुबानी सुनते हैं। जो यूनियन है उन्होंने हड़ताल की कॉल दी है 2 दिन से, आपको पता है, सारे जम्मू कश्मीर में अंधेरा छाया है। उनके कुछ जायज मुतालबात हैं। अनबंडलिंग का उनका एक बड़ा एक अहम मुतालबा है और दूसरा यही कि जो प्राइवेटाइजेशन हुई है उनके लिए वो बजटरी सपोर्ट के बजाय वो ये चाहते हैं कि उनकी तनख्वाहें जो हैं वो ट्रेजरीज के साथ लिंक की जाए। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। और सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये है कि जो डिलीवरीज उसमें काम करते हैं डिपार्टमेंट में, उनकी रेगुलराइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी नहीं बनाई। अब देखिए, सरकार हमेशा मुलाजमीन के मामलात के साथ इस तरह के रवैया अपनाए हुए है और विद रिजल्ट आप देखिए कि पिछले 2 दिन से आप देखें कि सारे जम्मू कश्मीर में जितने भी बड़े अदारे हैं वो भी बिजली की नायाबी की वजह से बैठे हैं और
और रात भर आप देखिए अंधेरा, आप सर्दी का मौसम है और किस तरह से ठिठुरती सर्दी में लोगों को बड़ी मुश्किलात का सामना है। हम सरकार से कहना चाहेंगे, एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी ने कल भी जो जायज़ हड़ताल है उसको हमने सपोर्ट अपना ताउन दिया है और आज एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी की मीटिंग हमने रखी है 6 बजे श्रीनगर में। उसमें हम फैसले लेंगे और अगर ज़रूरत हमें पड़ी और अगर सरकार ने उनके मुतालबात तस्लीम नहीं किए तो एम्प्लॉय जॉइंट एक्शन कमेटी को मजबूरन हड़ताल की कॉल देनी पड़ेगी, जिसमें सारे मुलाजमीन जो हैं वो फिर 1 या 2 दिन या जो भी फैसला होगा वो हड़ताल पर जाएंगे। और हम चलिए, एम्प्लॉयज जॉइंट एक्शन कमेटी का मौक़िफ़ भी सामने आया और अगर उनका मानना है कि अगर सरकार ने उनके मुतालबात पूरे नहीं किए, वो मीटिंग कर रहे हैं और वो हड़ताल का भी ऐलान कर सकते हैं इन मुलाजमिन के हक में। तो इस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर जो सिस्टम अभी पीडी का बन रहा है वो ज़मीनी स्तर पर यह है कि लोग इस ठिठुरती सर्दी के दौरान काफ़ी परेशान हैं। उन्हें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बल्कि उन्हें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर अभी बेकार ही है और अभी ठंडे पानी से कोई मुंह भी नहीं धो सकता है। और इस तरह से गांव हो या शहर हो, लोग काफी परेशान हैं। न सिर्फ श्रीनगर कश्मीर के अंदर बल्कि जम्मू के अंदर भी ऐसी सूरत हाल बनी हुई है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जम्मू के अंदर एक और दौर की मीटिंग होने जा रही है, जिसमें पीडीडी के जो एम्प्लॉयज के सरबराहान हैं वो और डिविजनल सतह के जो अफसरान हैं उनके दरमियान मीटिंग जो है वो शाम तक किसी भी वक्त हो सकती है। और उम्मीद की जा रही है कि उस मीटिंग से कोई ब्रेक थ्रू जो है निकल आए, ताकि जो मुलाजमिन हैं वो अपने काम पर लौटें और उससे जम्मू कश्मीर की जो आबादी है उन्हें आसाइश व आराम पहुंच सके। इसी के साथ दीजिए अपने मेजबान मीर हिलाल हाजिरी को आज का स्पेशल रिपोर्ट यहीं पर इख्तिताम करने की इजाजत। इस वादे के साथ कि अगर जिंदगी रही तो आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए खुदा हाफिज, फी अमानिल्लाह।